वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। आज एक नया इनिशिएटिव लिया गया है जिसके अंदर एक नया पोर्शन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, और उस पोर्शन का नाम है BMT, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये हमारा फर्स्ट वीडियो होने जा रहा है और इस वीडियो में सिर्फ हम ये समझने वाले हैं कि इस पोर्शन में हम लोगों को किन किन चैप्टर का स्टडी करना है और फिर थोड़ा थोड़ा उसको डिकोड करेंगे। जब सारा चैप्टर्स का नाम हम समझ लेंगे, कुछ बेसिक आइडिया हमारे को हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि किन चैप्टर्स से कितना वेटेज, किन चैप्टर का कितना वेटेज है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आने वाला है। तो इन सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा बेसिक पार्ट है ये समझना है कि जो भी बिजनेस BMT है इसमें दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है। एक पोर्शन है बिजनेस मैथमेटिक्स ये, और दूसरा पोर्शन हमारा है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। अब जो बिजनेस मैथमेटिक्स ये हमारा पोर्शन है, इसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स को हम लोगों को पढ़ना होता है जिनका स्टडी हमने पहले भी किया हुआ है। मतलब जो मैथमेटिकली मतलब साइंस स्टूडेंट को भी पढ़ना पड़ता है कुछ चैप्टर। तो ये क्या है कि मैथमेटिक्स जो हम लोग पहले भी पढ़े हैं और जो अभी भी साइंस का बच्चा स्टूडेंट स्टडी कर रहा होगा, कुछ ऐसा टॉपिक ले लिया गया मैथमेटिक्स बुक से और उसको बिजनेस मैथमेटिक्स में डाल दिया। दूसरा जो पोर्शन है हमारा वो है स्टैटिस्टिक्स, जिसको हमने पहले तो पढ़ा है बट यहाँ पे कुछ और नया, क्योंकि हम लोग क्या है कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो हम लोगों को बेसिक बिजनेस रिलेटेड कुछ ऐसा कंसेप्ट दिया जाना चाहिए जिससे हम लोग ये प्रेडिक्ट कर पाए। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, तो ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको आइडिया देगा कि आपको एज एन एनालिस्ट आप काम कीजिएगा कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके बेसिस पे मेरा प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, मेरे को कितना प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये जो सारा चैप्टर्स होने जा रहा है पार्ट बी में, इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है प्रैक्टिकली एज कंपेयर टू पार्ट ए। क्लियर है? तो अब चलिए सबसे पहले पार्ट ए को डिकोड करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि पार्ट ए में कौन कौन सा चैप्टर है और हम लोगों को कौन कौन सा पढ़ना है, किसका क्या वेटेज है, सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले देखिए जो फर्स्ट 4 चैप्टर है, पहला चैप्टर है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा चैप्टर है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन और चौथा हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ AP, GP एंड HP। अब थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। ये जो बेसिक 4 चैप्टर है ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है सम सेट ऑफ नंबर। अगर कुछ नंबर्स के सेट को दिया गया है और हम लोग ऑब्जर्व करते हैं क्या उस सेट में जितने भी नंबर्स दिए गए हैं, जो भी सीरीज है, क्या उनके बीच कोई प्रॉपर्टीज है, कोई सिमिलरिटी है क्या? किसी का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, किसी का रेशियो सेम आ रहा है, तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो बेसिकली हम लोग बोल क्या सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फर्स्ट 4 चैप्टर है ये किससे रिलेटेड है? ये सीरीज से रिलेटेड है, ग्रुप ऑफ नंबर से रिलेटेड है, जिसमें हमको ऑब्जर्व करना है किसी सीरीज को, किसी ग्रुप ऑफ नंबर्स को, और फिर देखना है क्या उनके बीच कोई सिमिलरिटी है, कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रहे हैं, और अगर प्रॉपर्टीज सिमिलर आएंगे तो फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे क्या किस प्रॉपर्टीज के आधार पे कौन सा सीरीज किस प्रोग्रेशन में, ठीक है ना? वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, किसमें क्या है, उन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे जो प्रोग्रेशन है उसका सिंपल सा मीनिंग है, मतलब प्रोग्रेस हो रहा है, 3-4 नंबर दिया, यही सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज है, जिसको हम लोगों को जो भी नंबर्स हैं उनको ऑब्जर्व करना, उनको समझना है। आगे देखिए, इसके बाद जो है हम लोगों को पढ़ना है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बेसिकली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़ते क्या है, वहां पे आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा ब्रॉड माइंड से सोचना होता है। अगर कुछ नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे को दिए गए हैं तो क्या अलग अलग पैटर्न हो सकता है। सपोज करिए आपको एक बेंच है, वहां पे 4 स्टूडेंट हैं और ये आपसे पूछा गया कि इस बेंच पे क्या अलग अलग पॉसिबल नंबर होगा, कितना अरेंजमेंट है पॉसिबल होगा इन स्टूडेंट को बैठाने का, ये मेरे को बताइए। तो इन सारी चीजों का आंसर हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में समझेंगे।
फिर से समझिए, इसका सिंपल सा मोटिव ये है कि दिए गए चीजों को हम लोग कितने ढंग से अरेंज कर सकते हैं, कितना पैटर्न अलग अलग पॉसिबल हो सकता है, उसको निकालना सीखेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर। आगे जो चैप्टर है वो है हमारा डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस का रोल क्या है एक्चुअली इसको, और सबसे पहले हम लोग इसी को स्टार्ट करेंगे। क्यों स्टार्ट करेंगे इसका भी रीजन है, लॉजिक है, तो थोड़ा सा उसको बाद में समझेंगे। बट अभी ये समझिए कि डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस का जो भी इन्वेंशन किया गया था, इसका मेन रोल था कि जो भी अलजेब्रिक इक्वेशन, जैसे अगर कुछ ऐसा इक्वेशन दे दिया 3x + 4y + 5z = 11, 3x - 4y समथिंग लाइक दिस, कुछ इक्वेशन आपको दे दिया, तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने का इजी मेथड आपको पता चलेगा किसमें, तो डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो इसका मेन पर्पस यही था कि भाई साहब मेरे को क्या करना है, कैसे हम सिंपल ढंग में अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक नया टेक्निक इन चैप्टर्स के थ्रू पता चला, या इसका मेन पर्पस यही है कि किस वे में हम लोग सिंपल ढंग से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे समझते हैं। आगे है सेट थ्योरी, फिर है हमारा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन विच इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट चैप्टर। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग क्यों इसको स्टार्ट करेंगे। बिकॉज देखिए, डिटरमिनेंट जो चैप्टर है इसका क्या है कि कहानी ये है, इससे प्रैक्टिकली मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से आपको 10 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, और डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन से आपको 10 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। बट ये जो चैप्टर्स हैं वो आपसे प्रैक्टिस थोड़ा सा ज्यादा मांगते हैं। मतलब आप अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, वरना आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। डिटरमिनेंट का क्या फंडा है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। सिंपल सा फंडा यही है, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा आपका कंसेप्ट उतना ज्यादा क्लियर होगा, और एग्जामिनेशन में आप उतने अच्छे ढंग से उतने इजी वे में बना सकते हो। तो हम लोगों का फंडा यही रहने वाला कि जिसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस, क्योंकि ये अभी ऐसा एक समय है जहाँ पे हम लोगों को भी नहीं पता है कि कब तक ये चलेगा लॉकडाउन। तो अभी आपके पास अच्छा सा ऑप्शन है कि आप घर में हो, थोड़ा सा मेहनत, तो आप अपने साथ ईमानदार रहिए, अपने आप को कैलकुलेट करिए कि हम कहाँ पे हैं, मेरे को कितना मेहनत करना है। यू आर बेस्ट फॉर योरसेल्फ। आप अपने से पूछिए ये सारी चीजों को, और फिर उस अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस तो करना है। फिर आप एक अपना लेवल सेट करिए, मेरे को कितना प्रैक्टिस करना है वो पूछना है अपने आप से, और फिर उतना करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एंड देन हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जिसमें प्रैक्टिस हम लोग जिस चैप्टर्स में, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, फिर उसको पढ़ाएं। तो पहले इन चैप्टर्स को, हार्ड चैप्टर्स को निकाल लें, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर रहे बाद के लिए भी, और आप ज्यादा मेहनत अभी कर पाएंगे। इनिशियली मेन मोटिव ये रहने वाला है। तो अब देखिए, पार्ट ए का ये कहानी था। अब सेकंड पार्ट में आते हैं, जिसका कहानी क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं। ये है स्टैटिस्टिक पोर्शन। इसमें पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी बोलने का मतलब क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी बोलने का मतलब चलिए समझते हैं थोड़ा सा। एक क्लास है, वहां पे कुछ बच्चों, वहां पे एक एग्जामिनेशन लिया गया, सारा का मार्क्स आया। अब प्रिंसिपल जी परेशान हो गए कि मास्टर जी ने किस नंबर के अकॉर्डिंग पढ़ाया, मेरे को ये पता करना है। तो अब वो सभी का मार्क्स देख रहे हैं, तो वहां पे क्या है, थोड़ा सा वेरिएशन है, सारे का मार्क्स अलग अलग आया है। तो अब वो सोच रहे हैं हम मास्टर जी को क्या बोले कि आप किस नंबर अकॉर्डिंग इस बैच में पढ़ाया है। तब उन्होंने क्या किया, एक नया कंसेप्ट निकाला। क्या कंसेप्ट निकाला? कंसेप्ट निकाला सेंट्रल टेंडेंसी का, मतलब सेंट्रल वैल्यू का। वो एक ऐसा वैल्यू को खोज रहे थे जिस बेसिस पे वो मास्टर जी को बोल सकते थे कि आपने इतना नंबर्स का ही इस ईयर पढ़ाई करवाया है क्लास में। तो ये ऐसा सेंट्रल वैल्यू जिससे हम सारे सीरीज को डिफाइन कर पाए, उस वैल्यू को बोला जाता है सेंट्रल वैल्यू। अब इस सेंट्रल वैल्यू को निकालने का अलग अलग मेथड है, जिसमें एक है मीन, मीडियन, मोड। तो इन सारी चीजों का बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में रोल है, और वहां पे इंपॉर्टेंस है। अब मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बाद क्या देखिए, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो ये सारा जो रिलेटेड है वो एक सीरीज से रिलेटेड है।
जहां पे ग्रुप ऑफ डाटा का कलेक्शन लिया गया और उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है कि इस सीरीज का क्या कहानी है। तो ये सारा कंसेप्ट स्टैटिस्टिक पोर्शन का। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट 3 चैप्टर है, ये इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, और अब आपको रियल समझ में आएगा कि पीएमटी का है क्या, इन चैप्टर का रोल आपको समझ में आएगा। तो थोड़ा सा ये देखिए, पहला जो हमारा चैप्टर है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, फिर लास्ट वाला जो चैप्टर है इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन, और एक चैप्टर है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इन चैप्टर का प्रैक्टिकली मोटिव क्या है, आपको ये सिखाना है। जैसे एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज का हम लोग बात करते हैं, तो इस चैप्टर का मेन मोटिव ये है कि आपको ये बताया जाए कि ट्रेंड क्या है मार्केट में। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो बेसिकली अगर आपने बिजनेस में आप कोई बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप ये स्टडी करो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, उस बेसिस पे आप इस ईयर प्रोडक्शन करोगे। ऑब्वियस सी बात है, आप ना ज्यादा करना चाहोगे ना कम करना चाहोगे। तो आपको ट्रेंड पता करने के लिए कि लास्ट ईयर का ट्रेंड, उससे लास्ट ईयर का ट्रेंड क्या था, इस ईयर का ट्रेंड क्या है, ट्रेंड में वेरिएशन किस लिए आ रहा है, किन रीजन से वेरिएशन आ रहा है, इन सारी चीजों को आपको बताया जाता है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज के अंदर। उसी तरह क्या है इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। इंटरपोलेशन मतलब क्या, अगर एक ग्रुप ऑफ डाटा दिया गया है और अंदर का कोई वैल्यू मिसिंग है, तो आपको वो वैल्यू कैसे निकालना है। जैसे अगर 2009 में बाइक का इतना सेल था कोई कंपनी का, 2010 में इतना हो गया। अब यहाँ पे 2011 का सेल का वैल्यू नहीं दिया आपको, 2012 का दे दिया। तो आप इस मेथड के थ्रू ये कैलकुलेट करिएगा, इसी मेथड को बोलते हैं इंटरपोलेशन। तो ये भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है, तो अब यहाँ पे डाटा कुछ दे दिया है ऐसा, और आपसे पूछता है भाई साहब 2013 में कितना सेल होगा बाइक का, ये बताइए। तो ये हो गया एक्स्ट्रापोलेशन का टाइप। तो प्रैक्टिकली आप थोड़ा सा सोचिएगा कि मेरे को क्या क्या चैप्टर इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बट मार्क्स बेसिस पे सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये समझते हैं। पहला चीज जो समझना है कि इन दोनों चैप्टर्स से आपको 50-50 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये एकदम ऑफिशियल ये है कि 50 मार्क्स से पार्ट ए से आना है और 50 मार्क्स का पार्ट बी से आना है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं कि पार्ट ए में किन चैप्टर से कितने मार्क्स का आना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पार्ट ए के पोर्शन को। तो पार्ट ए में जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं, एपी, जीपी, एचपी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, जीपी, ये कुछ है ना, एक नया चैप्टर बना दिया गया है। आप एचपी को देखोगे उसमें भी कुछ खास नहीं है, और ना इस चैप्टर्स में है। इस चैप्टर्स में बेसिकली सम अप किया गया जो पहले 3 चैप्टर में पढ़ाया गया है, क्या रिलेशन है तीनों के बीच, इन सारी बातों को इस चैप्टर्स में बताया गया है। तो इन चारों चैप्टर्स से कलेक्टिवली 10 मार्क्स का पूछा जाता है ऑफिशियली। फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आपका 10 मार्क्स का ऑफिशियली दिया हुआ है कि इतना नंबर्स का आना रहता है। अब आगे समझेंगे यहाँ पे ऑफिशियली मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आप थोड़ा सा और आगे समझ पाइएगा। फिर डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस का क्या कहानी है, इन दोनों चैप्टर्स से कलेक्टिवली 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। सेट से 10 मार्क्स का और इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन से 10 मार्क्स का। तो टोटल अगर आप ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 10 + 10 20 + 10 30, 30 + 10 40 + 10 50। तो पार्ट ए से हमारा हो गया 50 मार्क्स का। अब पार्ट बी में देखिए, पार्ट बी में ये तीनों को क्या बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इस पोर्शन से प्रैक्टिकली आपको 14 मार्क्स का ये ऑफिशियली दिया हुआ है कि 14 मार्क्स का क्वेश्चन आना रहता है। अब आता है या नहीं, थोड़ा सा वो आगे हम लोग समझेंगे। बट इन क्वेश्चन से 14 मार्क्स का आना रहता है। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन से 10 नंबर का आना रहता है। टाइम सीरीज का 7 मार्क्स का पूछा जाता है। एंड थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी से 10 मार्क्स और इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन से 9 मार्क्स। तो अगर आप कैलकुलेट करिएगा टोटल तो ये भी 50 होता है।
तो ऑफिशियली क्या दिया हुआ है, ऑफिशियली दिया गया है कि भाई साहब आपको फर्स्ट पार्ट से 50 नंबर का क्वेश्चन आना है और पार्ट बी से 50 नंबर का क्वेश्चन आना है। अब थोड़ा सा सेक्शन वाइज समझते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न वाइज समझते हैं कि फंडा क्या है, वहां पे कितना सेक्शन होता है, किस सेक्शन में कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है और कितना क्वेश्चन रहता है, इन सारी चीजों को समझते हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग लास्ट में डिकोड करेंगे कि लास्ट ईयर का पैटर्न क्या है और सारी चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि हमारा एग्जामिनेशन में पैटर्न क्या रहता है, कितना सेक्शन और किन सेक्शन से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमारा है सेक्शन ए, जिसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और टोटल क्वेश्चन आपका 15 रहता है। तो 1 into 15 टोटल इससे कितना मार्क्स का पूछा जाता है, 15 मार्क्स का पूछा जाता है। पार्ट बी में हमारा एक क्वेश्चन जो होता है वो रहता है 3 मार्क्स का। तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का और टोटल 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 5 3 15 और इस सेक्शन से भी कितने मार्क्स पूछे जाते हैं, 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट सी में एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहता है। आप समझे वेटेज कितना है, और अब अगर आप सही से एक क्वेश्चन बनाओगे तो वो डायरेक्ट आपको 5 दिलवाएगा। अगर आपने सही नहीं बनाया, कहीं कोई स्टेप को आपने मिस किया, तो वो आपका सीधे 5 नंबर काट लिया जाएगा। तो फंडा समझ पा रहे होंगे आप, ये बहुत ही केयरफुली और बहुत ही सिंपल ढंग से बनाना है, जहाँ पे ना मास्टर जी ना सर को प्रॉब्लम हो जो कॉपी चेक कर रहे हैं एग्जामिनर जो है, ना आपको बनाने में प्रॉब्लम हो, दोनों का आपको समझना है फंडा। तो सेक्शन सी में आपका एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है और टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब इस सेक्शन से आपको 30 मार्क्स का पूछा जाता है। एंड सबसे लास्ट में आपका जो है वहां पे सब ये मेन गेम चेंजर है, ये है यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका 8 मार्क्स का और टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, 5। तो इस सेक्शन से हमारा जो टोटल वेटेज होता है इस सेक्शन का वो होता है 40 मार्क्स का। तो अगर आप अब कैलकुलेट करिएगा ओवरऑल, तो देखिए 40 + 30 70 प्लस 15 + 15 30, तो 70 + 30 दैट इज 100 मार्क्स। तो ये हमारा वेटेज है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ मार्क्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन, ये हमारा वेटेज है मार्क्स का। अब डिकोड करते हैं इन सारी चीजों को, समझते हैं पहले कि लास्ट ईयर का पैटर्न क्या, थोड़ा सा इसको समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे जेट बोर्ड ने तो बोल दिया आपको क्या कि भाई साहब आपको पार्ट ए से हम 50 मार्क्स का देंगे और पार्ट बी से 50 देंगे। उसके बाद वो और उसने क्या कहा कि भाई साहब हम आपको इस चैप्टर से बेसिकली इतना मार्क्स का देने जा रहे हैं। बट अब मेन गेम आपको क्या समझना है कि ये इन्होंने जो बताया आपको कि इससे आपको 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, इससे 10 मार्क्स का, इससे इतना मार्क्स का, ये कोई ये नहीं है कि एकदम आना ही है और इतना मार्क्स का ही आएगा। तो प्रैक्टिकली आप ये समझो बात सिंपल भाषा में कि आपको ये एकदम कंक्लूसिव नहीं होना है कि मेरे को ये चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट है। कहीं भी किसी भी नंबर, कितना भी नंबर का किसी भी चैप्टर से पूछा जा सकता है। कैसे, तो अब थोड़ा सा और डिकोड करते हैं लास्ट ईयर के पेपर को और समझते हैं। देखिए लास्ट ईयर का कहानी क्या था, पार्ट ए का सबसे पहले बात करते हैं। पार्ट ए में हमारा जो एपी जीपी एचपी प्रॉपर्टी जो फर्स्ट 4 चैप्टर था, उससे क्या था कि 1 नंबर का 3 क्वेश्चन आया, टोटल इस पोर्शन से 11 मार्क्स का पूछा गया और बताया कितना गया था, आपको 10 मार्क्स का बोला गया था कि इन चैप्टर से 10 मार्क्स का आएगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इससे कितना ऑफिशियली नंबरिंग था, कितना वेटेज था, तो 10 मार्क्स का था और इससे पूछा कितना गया था, टोटल 12 मार्क्स का पूछा गया। आप समझ पा रहे होंगे बातों को। आपका सेट थ्योरी से आपका 10 का था और 10 मार्क्स का ही पूछा गया था। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन से आपका 10 मार्क्स का ही वेटेज था और 10 मार्क्स ही लास्ट ईयर के क्वेश्चन में आया था। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से भी 10 का था और 10 ही आया। तो बेसिकली अब थोड़ा सा टोटल कैलकुलेट आप कीजिएगा तो वहां पे आपको पता चलेगा 53 मार्क्स। तो अब समझना क्या है आपको कि पार्ट ए पार्ट बी जब यही फिक्स नहीं है, और क्यों फिक्स नहीं है, क्यों इसमें 53 और ये हो सकता है, थोड़ा सा मैं ये भी आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा
बट अभी समझिए पार्ट ए से कितना क्वेश्चन आया 53, तो ऑब्वियस सी बात है पार्ट बी से कितना क्वेश्चन हमारा आया होगा, पार्ट बी से हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लीजिए यहाँ पे नंबरिंग भी किया गया कि सेंट्रल टेंडेंसी से 19 नंबर का पूछा गया, जबकि वैल्यू कितना था आपका 40 मार्क्स का ऑफिशियली वेटेज दिया गया था इन तीनों चैप्टर्स को। ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से 6 नंबर का ही पूछा गया, जबकि वेटेज था 10 मार्क्स का। अब आपको जो समझना है ये समझना है कि आप कंक्लूसिव नहीं हो सकते, आप यहाँ पे कहीं भी आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि ये चैप्टर थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे कम मेहनत करना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑफिशियली बता दिया। पहला रीजन क्या है, ये चेक बोर्ड है, यहाँ पे कोई भी चीज फुली प्रूफ नहीं होता है, तो इसलिए आपको सिर्फ 2 चीज दिमाग में रखना है, सारे चैप्टर्स में मेहनत करना है, किसमें कितना मेहनत करना है, किसको बनाना है, ये सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो इन सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। बट अभी सिंपली आपको दिमाग में रखना है, बहुत ही तगड़ा मेहनत लगने वाला है और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम निकलते जा रहा है, और जैसे ही टाइम निकलते जाएगा तो टाइम का अमाउंट घटते जाएगा और आपका मेहनत का अमाउंट बढ़ते जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट रिलेशन। तो आप ये सॉरी इनवर्स रिलेशन, तो आप ये समझिए इतना करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो आप कंक्लूसिव मत होइएगा, आप क्वेश्चन बनाते रहिएगा। अब थोड़ा सा ये समझिए हमारा पैटर्न क्या होने वाला है। यहाँ आपके पास अभी बुक नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, यहीं से आपको क्या करवाया जाएगा, सारा पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें मेन फंडा क्या रहेगा कि पीडीएफ में सारा का सारा क्वेश्चन, एक्सरसाइज प्लस एग्जांपल, सारा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन करवाया जाएगा। पीडीएफ में सारा क्वेश्चन अवेलेबल है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, सिंपल सी बात है। और आपको कोई भी डाउट, आपको कोई भी ऐसा कुछ लगता है जो पूछना है, आप कमेंट कर सकते हैं, आप वहां पे यहाँ से कांटेक्ट नंबर भी ले सकते हो और डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना। अब आपको सिंपल सा वरी नहीं होना है, आपको एक चीज रखना है, अपने आप से ईमानदार रहना है और जो भी मेहनत करवाया जाए, जो भी यहाँ पे बताया जाए उसको करिए। फिर हम